तो इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं प्रेसीजन मेक इन इंडिया। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के साथ रिलेट करता ये आर्टिकल है। काफ़ी अच्छे से आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के जो लिखने वाले ऑथर हैं उनका नाम है अजय शिबर जी। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पर भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट की है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है वो 10 और सेक्टर्स को जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर जो राशि जारी की जाएगी वो है 1.46 ट्रिलियन रुपीस। तो आने वाले 5 सालों में ये जो राशि जो है 10 सेक्टर्स में जो है 10 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में बांटी जाएगी। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये जो स्टेप भारत सरकार ने लिया है ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में स्टेप है। ये तभी सही डायरेक्शन में जा पाएगा अगर इसको सही तरीके से स्मार्टली जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा ना हो जैसे पहले होता था कि एक तरह का जो ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप है, जाल है, उसमें इंडस्ट्री फंस के रह जाए। अगर फिर दोबारा वैसे हो गया जो पहले चलन रहता था कि भारत सरकार जो पैसे जारी करती थी तो यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो डिले हो जाता था या फिर जो आइडेंटिफिकेशन थी कौन सी इंडस्ट्री जिसको पैसा जाएगा, ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी दोबारा से किसी तरह का भी अगर कॉम्प्लेक्स आता है, ओके, या फिर किसी भी तरह की यहाँ पर रुकावट आती है तो फिर दोबारा वही चीज़ हो जाएगी जो पहले थी। तो फिर कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है हमें आने वाले समय में, जिस वजह से यहाँ पर जो है इतने पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो वजह है जो भारत सरकार 1.46 ट्रिलियन रुपीस यहाँ पर दे रही है इन 10 सेक्टर्स को, तो वजह यही है कि भारत की भूमि के ऊपर जो है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्टिविटी है, जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, उसमें राइज आए और हमारी प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर बढ़े और सस्ते रेट हो और बाहर जो है हम एक्सपोर्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे। जितनी ये ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जितनी भी ज़्यादा ये सेल करेंगे अपनी, तो उस हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से जो है उसी की परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे उस मैन्युफैक्चरर को। तो यहाँ पर जो जो सेक्टर्स इस स्कीम के तहत हैं, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो ये स्कीम जिन अदारों के लिए आई थी, तो सबसे पहले था मोबाइल और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग। तो इनके लिए यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। लेकिन अभी जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 आया था तो वहाँ पर 10 सेक्टर्स और यहाँ पर इंक्लूड किए गए। तो यहाँ पर वो कौन कौन से सेक्टर हैं इंपॉर्टेंट है, तो फार्मा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर मॉड्यूल्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, वाइट गुड्स एंड स्पेशलिटी स्टील। तो यहाँ पर ये सभी अदारे हैं, मैन्युफैक्चरिंग अदारे हैं, जहाँ पर पीएलआई स्कीम के तहत जो है इंसेंटिव दिए जाएंगे ताकि जो कि इन सब एरियाज में जो है प्रोडक्शन एक्टिविटी उसमें बूम आ सके। तो यहाँ पर जो एक तरह की फ्रेश इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम के तहत भारत सरकार की ओर से, तो यहाँ पर कोशिश यही की जाएगी कि हायर प्रोडक्शन हो और यहाँ पर जो है कैश इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी यहाँ पर जितनी टोटल सेल होगी, ओके, उसका जो 4 से 6% के बीच में यहाँ पर जो है इंसेंटिव जो है उस मैन्युफैक्चरर को, उस प्रोड्यूसर को जो है यहाँ पर भारत सरकार प्रोवाइड करेगी आने वाले 5 सालों में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि 1991 में इसके बाद हमारे यहाँ पॉलिसी आई थी कि इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, इसको ग्लोबलाइज करना है, ओके, तो यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो है वो लेकर आनी है। तो उसके तहत पूरे वर्ल्ड की मार्केट खोल दी गई कि वो भी जो है अपनी प्रोडक्शन भारत में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता था कि 1991 से पहले की जो सिचुएशन थी, तो वहाँ पर हम क्या करते थे कि भारत की इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करके चलते थे कि जो भी डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होती है वहाँ पर कोई बाहर का प्लेयर आके हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है इन्फ्लुएंस ना कर दे, ओके, तो यहाँ पर कहने का मतलब खराब ना कर दे। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि जब से ये 1991 का रिफॉर्म आया उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो भारत की मार्केट जो बाहर के प्लेयर्स थे उनके लिए भी खुली। तो हमारी जो टॉय मार्केट थी ना, जो खिलौनों की मार्केट थी, वो किसी समय पर यहाँ के ही जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस खिलौने होते थे उन्हीं को यूज करते थे लोग। लेकिन जब चाइना एंटर कर गया तो हमारी जो खिलौनों की मार्केट थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जैसे यहाँ पर लोहे के या स्टील के ट्रैक्टर्स बनते थे छोटे,
लकड़ के खिलौने बनते थे, तो वो सब चीज़ें बर्बाद होगी पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी और जो चाइना यहाँ पर प्रोडक्ट भेजता था, उसमें प्राइस का जो फर्क आ जाता था, तो हर कोई चाहता था कि मैं सस्ती चीज़ खरीदूं। तो सारे के सारे यहाँ पर जो जितनी भी खिलौनों की मार्केट थी उसके ऊपर चाइना का कब्जा हो गया। तो यहाँ पर 1991 से पहले हम अपनी भारत की इकॉनमी को प्रोटेक्ट करके चलते थे, तो तभी यहाँ पर जो टैरिफ होते थे, देखिए 56.4%, ओके, इतने परसेंट जो था ये टैरिफ लगता था 1990s में। और 2015 में देखो कहाँ पर लेकर आ गए, 7.33%। तो कितना कम कर दिया हमने टैरिफ। ये टैरिफ जहाँ हम कह सकते हैं जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है, यहाँ पर हम मैनेज करके चलते हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को। आज भी इसको बढ़ाया बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है, ये देखा जाता है सिचुएशन के हिसाब से कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। अगर अच्छी है, प्रोडक्शन एक्टिविटी अच्छे से हो रही है और डिमांड अच्छी है इकोनॉमी में, तो फिर जो है यहाँ पर टैरिफ को थोड़ा सा जो है बाहर की जो चीज़ें आती हैं तो उसको भी थोड़ा जो है बढ़ा घटा लेते हैं अपनी इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचाने के हिसाब से। अगर लगता है कि भारत की इकोनॉमी में डिमांड थोड़ी कम है, या फिर भारत की ही डोमेस्टिकली कोई प्रोड्यूस हमने या भारत में जो उसका सेल करवाना है, तो कई बार हम इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आइटम बाहर से आती है, फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन बाहर से बनकर आ रही है, अगर हम टैरिफ लगा देंगे तो जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है वॉशिंग मशीन वो सस्ती हो जाएगी, बाहर वाली महंगी हो जाएगी, तो महंगी चीज़ कोई नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये सब चीज़ें होती हैं किसी ओकेशन के ऊपर, जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ जाए, ओके, तो इन पर्पस के ऊपर यहाँ पर ये चीज़ें की जाती हैं, या फिर डोमेस्टिकली जो इकोनॉमी की हालात हो उसको सही करने के लिए। अगर 2018 में देखो इसको 4.88% तक लेकर आ गए। तो यहाँ पर जो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है, वो भी चाहता है कि जो है ट्रेड बैरियर्स ना बनाए जाए। इस तरह से अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं तो ट्रेड बैरियर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर WTO ने भी यहाँ पर कुछ लेवल्स बनाए हुए हैं कि जिनकी पालना करके है जो सभी नेशंस को चलना है, सभी कंट्रीज को यहाँ पर चलना है। तो यहाँ पर जो है बहुत बार होता है कि इसको रिड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर आगे बात करें, कई बार इसको बढ़ाया भी जाता है। तो 2019 की बात करें तो यहाँ पर अभी 10.3% तक इसको इसको बढ़ा दिया है। ओके, तो यहाँ पर अभी भी ये कम ही है जो यहाँ पर WTO के थ्रेशोल्ड्स हैं, जो यहाँ पर लेवल वो बताता है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट ये भी किया जाता है कि भारत में इंपोर्ट टैरिफ जो बढ़ाए गए, ठीक है, वो उसका रीज़न ये था कि भारत की जो इकॉनमी थी बहुत जल्दी से लिबरलाइज हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी वो उसको यहाँ पर जो था नुकसान हो रहा था, और जो ट्रेड डेफिसिट था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। सो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है, जैसे अगर हमारा चाइना के साथ कोई व्यापार है, तो अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, तो हम कहेंगे कि हमारा चाइना के साथ ट्रेड सरप्लस है। लेकिन ऐसी सिचुएशन हमारी चाइना के साथ है नहीं है। हमारी चाइना के साथ जो सिचुएशन है वो ट्रेड डेफिसिट वाली है। चाइना की सिचुएशन है हमारे लिए ट्रेड सरप्लस की। तो यहाँ पर चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है हमें, और हम जो है यहाँ पर कम एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को। ज़्यादातर हमारे हमारे यहाँ जो है इंपोर्ट होती हैं चाइना से अलग अलग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर 2017-18 की बात करें तो इस समय चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो $63 बिलियन के आसपास पहुंच गया था। तो उसके बाद 2018-19 की बात करें तो ये थोड़ा सा कम हुआ, $53.56 बिलियन के आसपास आया। और 2019-20 की बात करें तो फिर ये $48.66 बिलियन के आसपास आया। तो यहाँ पर कुछ एफर्ट्स यहाँ पर भारत सरकार की ओर से किए गए थे। तो यहाँ पर क्या किया गया था, टू रिड्यूस इट थ्रू टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट चाइना लिंक टू डंपिंग। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें कम हुई कि हमने यहाँ पर बैरियर्स लगाए थे। ओके, हमने यहाँ पर हमने टैरिफ लगाए थे, यहाँ पर हमने नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए थे, जिसकी वजह से चाइना यहाँ पर डंप करने से डरता था। मतलब कि चाइना पहले क्या करता था कि यहाँ पर डंपिंग करी जा रहा था, जैसे बाकी के मुल्कों में करता है, वहाँ पर अपने सामान को बेच के डंपिंग करता रहता है, वहाँ पर सामान पड़ा रहता है, तो लोग जो है फिर उसको बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो सस्ता बहुत होता है अगर वो उनको कंपेयर करे उन्हीं के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस आइटम से। ओके, तो यहाँ पर इसको रोकने के लिए यहाँ पर टैरिफ ड्यूटी जो है बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर आगे जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो हाल ही में इस संगठन का जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो चाइना इसमें बड़ा प्लेयर है, इसमें 10 एशियन कंट्रीज भी इसके मेंबर हैं। इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड
और जापान ये भी इसके मेंबर बन चुके हैं। तो यहाँ पर भारत ने भी इसका मेंबर बनना था, लेकिन अ, भारत सरकार ने यहाँ पर पिछले नवंबर महीने पिछले साल के तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम जो है आरसीईपी के मेंबर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आरसीईपी में होना क्या था, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने थे, जितने भी मुल्क यहाँ पर आपस में मिलकर काम करेंगे, ट्रेड होगा आपस में। तो यहाँ पर जिस जिसके पास जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो चीज़ों की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वो उसको एक्सपोर्ट करेगा दूसरी कंट्रीज में, और सस्ता दाम में वो चीज़ अवेलेबल होगी। तो जिसकी वजह से फ़ायदा तो होगा लेकिन नुकसान भी होगा। तो भारत को यहाँ पर, इंडिया को ज़रा नुकसान हो रहा था। अगर बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है, अगर कोई फिश मार्केट से अपनी अपनी फिशेज की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है कोई देश, तो भारत में लेकर आ रहा है सस्ते दामों पर, तो हमारी मार्केट पर ख़राब हो सकती है। अगर कोई देश यहाँ पर मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, क्वालिटी ज़्यादा है, उसके पास है ही मिल्क एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर मैं एग्जांपल करूँ न्यूजीलैंड की बात करूँ, तो हमारे यहाँ की डेयरी उद्योग वो ख़राब हो सकता है। तो ऐसे ही सारे विचार करके यहाँ पर भारत ने फैसला लिया कि हम जो है इस आरसीईपी का मेंबर नहीं बनेंगे। तो जब हमने ये डिसीजन दिया, तो उसके बाद जो आरसीईपी के बाकी नेशंस थे, इन्होंने काफ़ी वेट किया, भारत को यहाँ पर कहा भी कि आप दोबारा से यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, लेकिन फिर बाद में भारत के बिना ही इन्होंने यहाँ पर संगठन बना दिया और लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर भी अगर हम ये इसको ज्वाइन करते तो हमारा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, ये राइज ही होना था। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि ये यही होने वाला था आने वाले समय में। फायदा कम था, नुकसान ज्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट प्रोटेक्शन को यूज करते हैं अपने ट्रेड डेफिसिट्स को मैनेज करने के लिए, तो ये एक तरह की दो धारी तलवार है, सॉरी। ओके, जिसके दोनों साइड जो है एजेस हैं। तो यहाँ पर अपने हिसाब से हम इसको यूज करते हैं अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए और अपने एक्सपोर्ट को भी यहाँ पर बढ़ाने के लिए। तो जो पोस्ट लिबरलाइजेशन का समय था, जब इकोनॉमी लिबरलाइज हो गई 1991 के बाद, उसके बाद जो यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिला भारत में, तो यहाँ पर हमें जो है भारत में हाई जीडीपी ग्रोथ देखने को मिली, और साथ ही साथ हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी बढ़ने शुरू हो गए, बहुत ही एक्सप्लोजिव मैनर में। मतलब बहुत जल्दी जल्दी जो था यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया भारत में। तो यहाँ पर जो ग्लोबल एनवायरनमेंट था सन 2000 से लेके 2013 तक, तो यहाँ पर जो भी हमारा नॉन ऑयल एक्सपोर्ट था वो 18% के हिसाब से बढ़ा था पर ईयर। ओके, 18% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ा था, और जीडीपी ग्रोथ जो यहाँ पर एक्सीड हुई थी वो 8% एक साल की दर के हिसाब से यहाँ पर बढ़ी थी। तो यहाँ पर ये फास्टेस्ट ग्रोथ जो है यहाँ पर मानी गई है भारत की, 8% की वृद्धि के हिसाब से। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारी ये इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, तो यहाँ पर इसका काफ़ी फायदा मिला, चलती गई आगे। तो यहाँ पर भारत का जो नॉन ऑयल एक्सपोर्ट है वो अगर हम बिलियन डॉलर की वैल्यू के हिसाब से इसका एस्टिमेट लगाएं तो वो बनता है 250 बिलियन डॉलर। ओके, तो यहाँ पर 2011-12 फिजिकल ईयर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर बढ़ा था। बाद में ये एक तरह की समतल हो गया, मतलब राइज नहीं देखने को मिला। फिर इसका रिवाइवल हुआ था 2018-19 में, जब ये 280 बिलियन डॉलर के आसपास जो था यहाँ पर हमारा नॉन ऑयल एक्सपोर्ट जो था उसमें राइज देखने को मिला था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर हमने आज भी अपने एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करना है, तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेडिशनल शेयर रहता है ना, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स में जो यहाँ पर शेयर रहता है, तो उसको हमें मेंटेन करने की जरूरत है। हमें यहाँ पर नई एक्सपोर्ट लाइंस के ऊपर मूव करना होगा। अगर हम जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड में हम जो है यूज कर रहे हैं, जो हमारे पुराने एक्सपोर्ट चल रहे हैं वो तो ठीक है, नए और एक्सपोर्ट जो है उनके ऊपर भी फोकस करना होगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जहाँ पर जो हम कैटेगरी मिस करके चल रहे हैं वो है नेटवर्क प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर नेटवर्क प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, तो इसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट में डिमांड बहुत रहती है। तो चाइना इसमें काफ़ी आगे है, तो यहाँ पर जो है हम इसमें भी अपना एक्सपोर्ट जो है बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए जो हमारा ट्रेड है सिर्फ 25 बिलियन डॉलर के आसपास का है, जो हम यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर पूरे ग्लोबल ट्रेड की बात करें ना, तो वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट का शेयर सिर्फ 0.5% है, तो बहुत कम है। तो यहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो असेंबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर इसमें भी
$15 बिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट है। और जो इसके एक्सपोर्ट जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसका $10 बिलियन के आसपास का जो है एक्सपोर्ट है। तो अगर इस सब चीज़ों को हम कंपेयर करें चाइना के साथ, तो चाइना का शेयर 20% है, साउथ कोरिया का शेयर 5% है, सिंगापुर का 3.5% है। हालांकि ये सिंगापुर काफ़ी छोटी कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है। मलेशिया का 2% है, थाईलैंड भी 2%, और वियतनाम का यहाँ पर 1% का शेयर है यहाँ पर नेटवर्क प्रोडक्ट्स का। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर बात करें भारत के एक्सपोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर बहुत सारे की सेक्टर्स हैं जहाँ पर भारत अच्छा कर रहा है, अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर इंजीनियरिंग गुड्स की बात आती है और जहाँ पर माइनिंग की बात आती है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ कोल माइनिंग की, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि कई बार जो इम्पोर्ट टैरिफ्स भारत सरकार लगाती है ना, जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं जिन चीज़ों को, तो कई बार जो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर भी उसके कॉस्ट जो है बढ़ जाती है, और बाद में उसी सेक्टर में जो ग्रोथ है वो हर्ट होती है, क्योंकि चीज़ महंगी हो जाती है, फिर उसके बिकने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर हम माइनिंग की बात करें, कोल की बात करें, तो यहाँ पर भारत सरकार क्या कर रही है कि कुछ जो है प्रोडक्शन यहाँ पर भारत की भूमि में हो रही है, और जो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो पाती उसको बाहर से इम्पोर्ट भी करती है। तो यहाँ पर अगर सपोज करो माइनिंग में अगर भारत सरकार यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है, फिर वो जो कोल आएगा उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, फिर उसको कोल को यहाँ पर भारत की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उसको यूज़ करेंगी, तो वो महंगा हो जाएगा। जिस भी काम के लिए आगे उसको यूज़ करके जो चीज़ भी बनानी होगी, तो उसकी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। ओके, और जो ग्रोथ होगी उस सेक्टर की वो इफेक्ट होगी। अगर एक और एग्जांपल की बात करूं, जैसे यहाँ पर मेडिसिन बनती हैं, हमारा फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको हम एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो ये भारी मात्रा में हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो यहाँ पर भारत सरकार ने जब लद्दाख स्टैंड ऑफ हमारा चल रहा था, तो उस समय यहाँ पर इनके ऊपर भी यहाँ पर बैन लगा दिया और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ओके, तो यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल नहीं हमारे पास पहुंचेगा, रॉ मटेरियल अगर उसका दाम बढ़ जाएगा, तो फिर यहाँ पर डेफिनेटली जो यहाँ पर मेडिसिन बनेगी उसका दाम भी बढ़ेगा, और जब उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो भी उसकी भी जो प्राइस लेवल हाई हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे और जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में जो मेडिसिन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको फायदा मिल सकता है आने वाले समय में। और आने वाले समय में हो सकता है कि जो कंट्रीज हमसे यहाँ पर माल खरीदती थी, दवाइयाँ खरीदती थी, उनका रुख किसी दूसरी और कंट्री के ऊपर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर अगर कॉम्पिटिटर है तो यहाँ पर यूएस भी आ जाता है, यहाँ पर चाइना भी आ जाता है, और इंडिया भी है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, ओके, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, यहाँ पर इसका टारगेट यही है कि जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं भारत की इकोनॉमी में, वहाँ पर टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है हमने। ओके, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट इनपुट्स हैं, तो इनको भी यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अगर इनको हम मिलाकर चलते हैं, तो एक अच्छा सक्सेस जो है हमारे एक्सपोर्ट को देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो बेसिकली इस स्कीम का यहाँ पर लगाना, इसका मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, प्राइस कम निकले, इनकम लेवल राइज हो यहाँ पर भारत की इकोनॉमी में, और हमारा एक्सपोर्ट जो है उसकी दर जो है वो भी बढ़े। तो यहाँ पर अगर बात करें जो 5 से लेके 10% तक जो है डेप्रिसिएशन यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वुड हैव अचीव द सेम लेवल ऑफ इम्पोर्ट प्रोडक्शन अक्रॉस द ब्रॉड एंड एनकरेज एक्सपोर्ट्स एज वेल। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहाँ पर हर एक सेक्टर के लिए कोई ना कोई टारगेट डेप्रिसिएशन रखा होता है। अगर मैं बात करूं हाउसिंग सेक्टर की, तो यहाँ पर ओवरऑल 1% डेप्रिसिएशन जो है एक साल का मानकर चलते हैं कि एक साल में अगर जितने भी हाउसेस बने हैं, तो वहां पर जो डेप्रिसिएशन हुआ है 1% के आसपास जो है हुआ है। हालांकि एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन मानकर चलते हैं जिस हिसाब से हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, और जीडीपी कैलकुलेशन में आसानी रहती है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डेप्रिसिएशन बेसिकली होती है किसी भी एसेट की वेयर एंड टेयर। ओके, जो मतलब अगर किसी भी तरह से कोई भी एसेट उसमें खराबी आती है, टूट जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज हम जो है मानकर चलते हैं जीडीपी, जिसको हम माइनस करते हैं बाद में। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि जो हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, ठीक है,
तो यहाँ पर वो बिल्कुल उस लेवल तक पहुंच जाएगा जिस लेवल तक हम यहाँ पर इम्पोर्ट प्रोटेक्शन लगाते हैं, जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर। ओके, तो यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन 5 से 10%, एक और दूसरी ओर जो हम यहाँ पर इम्पोर्ट प्रोटेक्शन के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं। दोनों का लेवल जो है यहाँ पर सेम हो जाएगा और इससे जो है हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो है एनकरेजमेंट मिलेगी। आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ड्यूटी स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें भी यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है। लेट अस नॉट थिंक इम्पोर्ट टैरिफ्स एंड अदर ट्रेड बैरियर्स आर द राइट सोल्यूशन फॉर मेक इन इंडिया। तो यहाँ पर इम्पोर्ट टैरिफ के अलावा जो और ट्रेड बैरियर्स हैं इनके ऊपर भी फोकस करना है कि मेक इन इंडिया, इसके ऊपर फोकस करें, प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उसको हम आगे जाके एक्सपोर्ट करें। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस पीएलआई स्कीम के अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 10 साल का यहाँ पर अलॉन्ग विद 10-year प्लान इन ईच ऑफ सेक्टर्स फॉर सपोर्ट इज द राइट वे फॉरवर्ड। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके अलावा 10 साल का एक प्लान लेकर आ जाओ हर एक सेक्टर के लिए, जो भी सेक्टर आप यहाँ पर पीएलआई के तहत कवर कर रहे हो। इसके अलावा जितने भी सेक्टर्स हैं, ये वाले भी सेक्टर्स, इनके लिए अलग अलग यहाँ पर सेक्टर्स के लिए 10 साल का प्लान लेकर आओ, इनको सपोर्ट करते रहो और तब तक सपोर्ट करो जब तक इनके अंदर निखार नहीं आ जाता, अच्छे से ये डेवलप नहीं हो जाते। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारा पहला सक्सेस हुआ है, जैसे फार्मा इंडस्ट्री की मैंने बात की, ऑटो असेंबली और उसके पार्ट्स की बात की, तो इसमें भी हमारा अच्छा खासा सक्सेस है। इसकी एक्सपोर्ट काफी बढ़िया पैमाने पर यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता जब तक हमारे पास कोई सिलेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं हो। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्टिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी किसी अलग अलग सेक्टर के लिए कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए, तो तभी ये सेक्टर आगे ग्रो कर पाए। तो ऐसे यही बात कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर में जो है पॉलिसी आपकी जो है ना, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो पूरी तरह से यहाँ पर फोकस करनी चाहिए, चाहे जितने भी सेक्टर्स की हम बात करें। जैसे आपने स्टार्टिंग में 10 वेरियस सेक्टर्स की बात की थी जिसके ऊपर जो यहाँ पर ये पीएलआई स्कीम लागू होगी। तो जैसे ऑटोज की यहाँ पर बात करें, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बिल्कुल उसके जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी क्या होता है, असेंबली बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होती है ऑटो पार्ट्स की, तो गाड़ियाँ बनती हैं, बाइक्स बनती हैं। तो उसी की तरह यहाँ पर जो है भारत जो है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है उनके लिए भी जो है यहाँ पर असेंबली के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन प्रेफर किया जा सकता है आने वाले समय में, अगर हम ऐसा माहौल बनाते हैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कि आप यहाँ पर आइए। ओके, तो यहाँ पर असेंबली की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, टेलीकॉम हार्डवेयर की, इलेक्ट्रिकल मशीनरी की, कंप्यूटर्स की, और भी जो ऑफिस मशीन्स होती हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान चाहिए। ओके, तभी जो है यहाँ पर जो है आने वाले समय में हम एक्सपोर्ट्स को जो है बढ़ा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो $15 बिलियन का एक्सपोर्ट है उसको हम लेकर जा सकते हैं 150 to 200 बिलियन डॉलर बाय 2025। यहाँ पर अगर चाइना की बात करें तो चाइना इन्हीं सब में से बहुत सारी चीजों में जगह छोड़ रहा है। ओके, स्पेस छोड़ रहा है, क्योंकि वो और जो सेक्टर्स है उसमें आगे बढ़ रहा है। जैसे टेक्सटाइल में चाइना जगह छोड़ रहा है तो उसको कवर कर रहे हैं बांग्लादेश, वियतनाम, पाकिस्तान, ओके, भारत। तो वैसे ही अलग अलग सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स और भी है जहां पर चाइना जहां पर स्पेस छोड़ता है उसको कवर करना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हमें आने वाले समय में एक बेटर लॉजिस्टिक्स चाहिए, ओके, एक स्किल्ड मिड लेवल मैनेजमेंट चाहिए और एक प्रेडिक्टेबल पावर सप्लाई चाहिए और अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ढांचा चाहिए। ये सब चीजें होगी तभी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, तभी अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंडिया काफी अच्छे पैमाने तक यहाँ पर जो है हब बना है। फॉर एग्जाम्पल एरोनॉटिक्स की बात करें या ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इसका बहुत बड़े पैमाने पर एफर्ट था भारत का कि हम जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इसको अट्रैक्ट कर सके, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई भी। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ यही नहीं, हमारी जो पॉलिसी थी वहां पर ही हमने यहाँ पर रिक्वायरमेंट रखी थी कि जो 30% यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होगी वो भारत की भूमि में ही होगी, डोमेस्टिकली यहाँ पर सोर्स वो होगी। तो यहाँ पर इसके तहत काफी बड़े पैमाने पर एफडीआई भी आई, एफआईआई भी आई और इसको हम एफपीआई भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका फायदा मिला, तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है इंडस्ट्री यहाँ पर राइज हो रही है, अभी भी काम चल रहा है और एक्सपोर्ट जो है भारत का बढ़ते जा रहा है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल के हैं चाहे किसी भी यहाँ पर बात करें किसी भी प्रोडक्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं,
जो पार्ट्स हैं उनकी यहाँ पर सप्लाई करने में भी यहाँ पर जो है मदद कर सकता है। इसके क्षेत्र में भी अपना एक्सपोर्ट जो है इसको राइज कर सकता है, बढ़ा सकता है। इससे भी क्या होगा, जो डोमेस्टिकली फर्म्स लगेंगी, कंपनीज लगेंगी जो यहाँ पर कंपोनेंट्स बनाएंगी, चाहे वो नेटवर्क प्रोडक्ट्स के कंपोनेंट्स हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल के कंपोनेंट्स हो, तो उसमें भी यहाँ पर भारत को जो है यहाँ पर एक्सपोर्ट में वृद्धि देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर जो $10 बिलियन का अभी का जो एक्सपोर्ट है उससे हम जो है काफी आगे जा सकते हैं, 10 गुना आगे जाके $100 बिलियन तक का एक्सपोर्ट जो है उसको बना सकते हैं। जितने भी डेवलप्ड मार्केट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे यूके है, यूएस है, ओके, तो यहाँ पर पूरी जो एंटायर ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें उसका हम एक जो है अहम हिस्सा बन सकते हैं, उसमें एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक अच्छा प्लान चाहिए, अच्छी योजना चाहिए, अच्छी टेक्निक चाहिए, और ये सब चीज़ों को हम फोकस करके चलेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर बात करें हम पीएलआई स्कीम के बारे में, तो ये भी सक्सेस तभी करेगी जब ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना बहुत बढ़िया तरीके से होगा। किसी तरह की यहाँ पर परेशानी जो है वो ना डेवलप की जाए, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने, तो उनको यहाँ पर एक तरह की हमने प्रोटेक्शन देनी है, सहायता देनी है, ना कि उनको मतलब किसी तरह के झंझट में डालना है। तो अगर ये सब चीज़ों को अच्छे से फोकस करके चला जाएगा, तब अच्छे से जब ये पीएलआई स्कीम इम्प्लीमेंट होगी तब जाके फायदा जो है वो हो सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम चाहिए, और जो ऑटोमेटिक अप्रूवल्स हैं ये चाहिए। तो अप्रूवल्स में ही काफ़ी टाइम लगता है। अगर किसी को आपने इंसेंटिव भी देने हैं, तो अगर आप किसी भी प्रोड्यूसर को फालतू के झंझट में डालोगे तो फिर वो पीछे हट जाएगा, तो वो आगे आएगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर अगर इंसेंटिव देने हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक अप्रूवल्स की बात कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर रेलेवेंट इंडस्ट्री को यहाँ पर आप बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, इंसेंटिव देना चाहते हैं, तो यहाँ पर हैंड इन हैंड करने की बात बोल रहे हैं कि हाथों हाथ ये काम होना चाहिए, तभी जो है ये स्कीम सक्सेस हो पाएगी। और जो हमारा ये जो विजन है कि मेक इन इंडिया करना है, मेक इन इंडिया के तहत हमें अपने आप को ग्लोबल लेवल पर जो है किसी मुकाम तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो यहाँ पर पहला मेजर है वो यही है कि आप जो है यहाँ पर अच्छे से तालमेल बना के चलो, इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, इंसेंटिव दो, लेकिन किसी नुकसान में नहीं डालना है। तो यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर इंश्योर करना है कि इंडस्ट्री जो है अच्छे से काम करे, उनको ग्रो करने का एनवायरनमेंट जो है हम जो है उनको प्रोवाइड कर सके। तो आने वाले समय में एक तरह का गेम चेंजर ये हो सकता है। इसके साथ और भी रिफॉर्म्स जो है आप लेकर आ सकते हैं बेटर लॉजिस्टिक्स के लिए, मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। जैसे यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन को पोर्ट तक पहुंचाना है, तो वहां पर भी लॉजिस्टिक क्लियरेंस चाहिए, वहां पर भी जो कस्टम बैठा है, ठीक है, उसकी जो क्लियरेंस चाहिए। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों की भी जो डिले आता है ना, उनको भी दूर करना है। तो उसके लिए भी जो रिफॉर्म्स चाहिए, रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। और लॉजिस्टिक को जो बेटरमेंट इसकी करनी है कि यहाँ पर जो अवेलेबिलिटी हो ट्रांसपोर्टेशन की, उसको भी सही करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड लेवल की अगर बात करें ना, तो वहां पर हमने यहाँ पर टक्कर देनी है पूरे वर्ल्ड को, तो स्पेशली चाइना को। तो अगर चाइना को हमने टक्कर देनी है ग्लोबल लेवल में, तो हमें भी फिर चाइना की तरह ही, जैसे जिस तरह से उसकी बिल्कुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बिल्कुल एग्रेसिवली जो है उसको यूज करता है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी आगे बढ़ना होगा। अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को उसी तरह से एग्रेसिवली ही आगे लेकर चलना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तभी ग्लोबल मार्केट में हम जो है कंपटीशन दे पाएंगे। जो पहले से बड़े प्लेयर हैं, चाइना जो है लगातार अपना जो है डोमिनेंस बनाता जा रहा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में, चाहे वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो पुअर कंट्रीज हैं। तो सब जगह चाइना अपना जो है अपना होल्ड जो है वो मजबूत करते जा रहा है। तो भारत जो है इसमें आगे आ सकता है, चाइना को काउंटर कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? हम जो प्रोडक्शन यहाँ पर करके दें, बिल्कुल वो चाइना जैसे सस्ती प्रोडक्शन करता है, सस्ते दाम पे चीज बेचता है, वही सस्ता दाम हम प्रोवाइड करें और वही क्वालिटी हम प्रोवाइड करें और मास में प्रोडक्शन प्रोवाइड करें, जो कि अपने प्रोडक्ट को हम जो है बाहर की मार्केट्स में डंप कर सकें जैसे चाइना डंप करता है। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर है इस आर्टिकल के, वो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश्ड विजिटिंग स्कॉलर है इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी यूएस। तो इनके द्वारा जो है यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।